बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरफराज ज़ुरिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने कौमी सलामती पॉलिसी की हतमी मंजूरी दे दी है और सबसे बड़ा इसका फीचर ये है कि कौमी सलामती को कौम की मैशियत के साथ और आम आदमी की माशी हालत के साथ मुंसलिक किया गया है कि माशी तौर पर अगर यहाँ की आवाम सिक्योर होंगी तो मुल्क की सिक्योरिटी की भी उतनी ही ज़मानत दी जा सकती है। कितना बड़ा कदम है, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही ये नई जो एक बुरी खबर सुनाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, वो है मिनी बजट के। मिनी बजट के हवाले से इतलात हैं कि वो पेश किया जा रहा है और ख़ुद हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं इस हवाले से इस मामले पर नाला नज़र आती हैं और उनका ये शिकवा है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया इस मामले पर। इस पर करेंगे बात। साथ ही जिक्र करेंगे भारत का, जहाँ मसीही आवाम के साथ एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि मदर टेरेसा फाउंडेशन के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं और आलमी बरादरी इसको किस तरीके से ले रही है, इस पर करेंगे बात। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा राना शमीम केस का कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और ये सब जिक्र कर लेते हैं कौमी सलामती की पॉलिसी का, जिसके अंदर जो मेन उसका नुक्ता है कि अगर मैशियत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। जब तक आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक रहेगा। देखिए, आज आम आदमी पर फोकस किया गया है सलामती जो वो पॉलिसी है उस हवाले से। को आम आदमी और ना मीडिया को इसका अंदाजा है कि मुल्क किस जगह पे खड़ा है। आज मैं नस्ट में था और नस्ट में इशफाक हुसैन साहब जो हैं वाइस चांसलर हैं, ठीक है, उन्होंने बकायदा इंट्रोड्यूस भी मुझे कराया, कंडक्ट भी वही कर रहे थे। मैं जब स्टाफ कॉलेज में कर रहा था, थीसिस तो सुपरवाइजर भी थे हमारे। सही है। उनको मैंने जब डिस्कस किया तो उन्हें एक फ़िक्रा बोला, बड़ा अजीब व गरीब, खौफनाक फ़िक्रा है। तो साहब, हम बचपन में जॉन परकिंस की किताबें पढ़ा करते थे, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अच्छा। और हमें अंदाज़ा नहीं होता था कि मुल्क ऐसे भी तबाह किए जा सकते। पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। 116 अरब डॉलर जो हैं ये आपका है एक्सटर्नल डेट। सही है। और 204.77 अरब डॉलर है आपका इंटरनल डेट जो आपने मुल्की कर्जों से लिया। अच्छा, आप इसको अंदाजा लगाएं ये कैसे हुआ और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ 70 सालों में। 70 साल में तो छोड़ दें, ये पैसा खर्च होना शुरू हुआ है 1980 ऑनवर्ड। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ वो खैर कहानी लंबी सुनाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी इसलिए वाबस्ता हो गई है कि जॉन परकिंस ये कहता है कि जिस वक्त हम किसी मुल्क में जाते हैं तो हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्जे देते हैं। सही है। मोटरवे बनवा लो, एयरपोर्ट बनवा लो, फलां बनवा लो। हम उनको सब्सटैंशियल कर्जे नहीं देते, हेल्थ में कर्जा नहीं देते, एजुकेशन में कर्जा नहीं देते, जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी में कर्जा नहीं देते, किसी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए कर्जा नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे देते हैं। उस होता क्या है, मोटरवे से गुजरे 1 करोड़ बंदा भूखा, इधर 1 करोड़ भूखा। लेकिन जब एक जीडीपी लेवल जो है 50% से ऊपर हो जाता है तो हम अपने हॉक्स को भेजते हैं। वो मुल्क से कहते हैं कि अब फलां चीज़ हमें दे दो, फलां चीज़ हमें दो, बस हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग करने दो, हमें फलां वाली माइन दे दो, हमें फलां वाली चीज़ें दे दो। इस तरह की चीज़ें हम उनसे लेते हैं। वो जब नहीं मानते तो फिर हम असैसिनेशन करते हैं, लोगों को मारते हैं। उसने कहा 4 एक कम से कम सदूर जो थे साउथ अमेरिका के, वो मेरे सामने मारे गए। फिर नहीं होता, फिर हम अंदर दाखिल हुए, जैसे हम इराक में दाखिल हुए। पाकिस्तान के पास देखने के लिए क्या है? नथिंग। सिर्फ एक, दैट इज न्यूक्लियर प्रोग्राम। कोई और चीज नहीं है आपके पास। और अगर आप इस वक्त सिक्योरिटी को इसके साथ नथी नहीं करते तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट यू हैव टू सेल इट आउट। फिर देन ये आपको कैप करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। ये आर्म्स सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमारे सामने आ गई है, बहुत बड़ी पॉलिसी है। और पहली आपका इस वक्त जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा हो चुका हुआ है। और ये जीडीपी से कर, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इमरान खान इज द मोस्ट फेलियर प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंट्री। वो समझते थे कि इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है,
बहुत इसके साथ पैसे बहुत कुछ है, आएंगे, पैसा आएंगे, बरसात हो चीजें जाएगी आएंगे, डॉलरों की, बरसात हो जाएगी, ये उलट हो करने को। उसको उलट इसलिए हुआ है कि उसके अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन नहीं था। एक चीज होती है, एक आदमी जो है वो सिर्फ तकरीरों से या नारों से या खूबसूरत गुफ्तगू से हैंडसम होने से तो नहीं आगे बढ़ता। इस वक्त एक सीरियस थिंकिंग सर हो रही है, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो मैं हूं, ये 18वीं तरमीम, ये फलानी तरमीम, ये कुछ नहीं है अगर ये मुल्क नहीं है। सही है। वो कह रहे हैं कि ये इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलेंगे। यानी आप इस वक्त स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, IMF ने ताले लगा दिए। हाँ, आपको मजबूर कर दिया कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दो। स्टेट बैंक से आप मैं आज एक और बात बताऊं, रजा बाकर साहब अगर सुन रहे हैं, कायद आजम की जो तकरीर है स्टेट बैंक के ऊपर, मैं जो पहली मैं उनकी वेबसाइट पे गया हूं, जितने एंटी वेस्ट फिक्रे कायद आजम के उसमें निकाल दिए गए। अच्छा। आज जो सुबह जो नेस्ट में तकरीर करने के लिए मैंने तकरीर निकाली, मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई थी, वेबसाइट से गायब। ये क्या बदमाशी मतलब हो रही। तो स्टेट बैंक को खासतौर पर उन्होंने कहा है कि अब होता यह था कि नॉर्मली हम नोट छाप के गुजारा कर लिया करते थे। एक ये हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि अपने पैसे पूरे करो, हमारा कर्जा दे दो। पाकिस्तान, कल भी कहा था, आज भी कहा था, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, एक यूनिफाइड लीडर की। या तो स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, या आप सारे लोग मिलकर कहें कि जी हम इस मुल्क का कर्जा पहले उतार लें, फिर इलेक्शन लड़ते रहेंगे, फिर लड़ाइयां करते रहेंगे। कि आप इस वक्त इस मकाम पे हैं कि आप ब्लू आइड बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं। इस वक्त आप अमेरिका को भी आपके रिश्ते चारों तरफ से आ रहे हैं। आप वो दुल्हन हैं कि जो रूसी के मकाम पे बेहतरीन जगह पे फायद है। आप कभी सोचा था किसी ने कि इतना बड़ा बिल, यानी रैगन के बाद इतना बड़ा बिल जो है वो अमेरिका में पास हुआ है। आज वही डिस्कशन वही हो रही थी कि आप पाकिस्तान को हम बेचें कैसे कि हमारे ये कर्जे उतर जाए। चीन भी ये सब कुछ करने को तैयार है, सारी श्योरिटी एवरीथिंग देने को, रूस करने को तैयार है, बाकी लोग करने को तैयार है। नहीं तो हमारे मुंतखब वजीर आजम साहब मौजूद हैं, कैबिनेट मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है, तो ये क्यों नहीं इसको मार्केट कर सकते? सर असल क्यों नहीं? आप कह रहे हैं अहलियत नहीं है? अहलियत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि खौफ सदा किया हुआ है, टांगे ये ना करना वो ना करना। मैंने ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, इमरान खान सब तक नहीं, किसने खौफजदा किया हुआ? ब्यूरोक्रेसी ने खान साहब को खौफजदा किया हुआ? सर अगर देखें मेरी बात अगर आपके ये सारे कर्जे चलते हैं, होता क्या है, आप क्या समझते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इवन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बाकी पे आप क्या समझते हैं उनके बंदे? खान साहब खौफजदा होने वाली चीज है वैसे कि जी ब्यूरोक्रेसी ने उनको इतना डरा दिया है। खान साहब इस बात पे खान साहब इस बात पे खुद का, अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो मसला ना बन जाए। मेरा ख्याल है खान साहब तो खुल के स्टेप लेते हैं। खुल के स्टेप आप देख ना, पूरी दुनिया उन पर आ पड़ी कि जनाब बुजदार साहब को तब्दील करें, किया उन्होंने? सर स्टेप तो लिया हुआ किधर से किधर। सर मुझे जहां अड़ जाए तो अड़ जाता है। सर ये बुजदार, ये वर्ल्ड बैंक IMF है, ये जागीर तरीन लोग नहीं है, इन पे खान साहब चर्चा होता है। जो IMF के पास गए हैं, तो आपका कहना यह है कि ब्यूरोक्रेसी लेके गई उनको कि खान साहब जाएं? हाँ, अगर ब्यूरोक्रेसी खड़ा कर देती उस वक्त कि हमने नहीं जाना IMF के पास, 10,000 तो उस्मान साहब मिसालें दी हैं आपको। मैं आज उनको विश्वास साहब को ये कहता, मैंने कहा कभी किसी ने उनको पढ़ाया है टुसा की मूवमेंट क्या थी, उनको पढ़ाया अपना निकरागुआ ने क्या किया था, उनको पढ़ाया इक्वाडोर ने किया था। उस्मान साहब कहते वो सुने तो तब है ना, और सबसे बड़ा जाए कि आपको एक्सेस नहीं होने देते ये लोग। अच्छा, इन सारों के मफादात वेस्ट के साथ वाबस्ता है, किसी के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, किसी की शादियां वहां पर हुई हुई है, किसी का कारोबार वहां पर चल रहा है, किसी के रेंचेस वहां पर लगे हुए हैं। ये कहते हैं हम पाकिस्तान इसी तरह क्रचिज में रहे, उनको कोई दिलचस्पी नहीं। डॉक्टर कदीर खान क्या कहता है, कह रहे जब मैं यहां पर आया तो मुनीर अहमद खान ब्यूरोक्रेट था, तो मैंने कहा कि मैंने इस काम के मुझे 4,500 रुपये पे रख लिया। तो रोज मुझे कहता था, रोज उस किताब में लिखता है ये भुट्टो का दिमाग खराब है, एटम बम बनाना, एटम बम बनाना, वो खाओ तो खाओ ऐश करो। यहां भी यही होता है, ये दिमाग खराब है पाकिस्तान में, यार कभी हम दुनिया में निकल सकते हैं सुप्रीमेसी से? खान साहब क्या बात करते हैं, ये ऐसे ही चलता रहता है, दुनिया में सारे ऐसे चलते हैं। सऊदी अरब निकला है, कतर निकला है, दुबई निकला है, ये निकला है, सर इनके साथ ही हमें चलना है, इन्हीं के साथ। आप चाइना को देखें, कितनी रिग्रेसिव फोर्स है, ना हम जुबान जानते हैं, ना हम ये करते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम दुनिया से अलग हो जाएंगे। पता ऐसी उसके सामने तबीर, ये तो मैंने देखा है इनको सारों को बात करते हुए, और यही सूरत है। अच्छा चले, आपने अब आएगा, आपने फैसला कर लिया, अब आप कहते हैं कि लीडरशिप वो नहीं है, तो लीडरशिप कहां से आनी है? सर लीडरशिप ना हो, कंसेंसस पैदा किया जाता है। कौन करेगा?
आप तो साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है खान साहब तो नहीं कर सकते कि मैंने वही कहा ना, शहबाज शरीफ के खान साथ साहब नहीं इज अ बैठना। फेल्ड प्रोजेक्ट, खान साहब इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अच्छा चले, आप ताज़ा इस्लामाबाद से आए हैं, कोई खबर लेके आए हैं कि अब चले ये तो फेल हो गए, अब अगला कौन है जो आगे कामयाब मेरे करे? पास इस मुल्क का जो जेनेसिस है ना, उस जेनेसिस की बुनियाद के ऊपर आप ये समझें कि जो आपका स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, उस स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि जो रूअन्स के जो उसने कहा था ना ली कुआन यू ने, इफ यू डू दिस थिंग दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी द रूअन्स, ये तबाह हो जाएगा। आप देखें, आप 80 वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे सर वे फॉरवर्ड आपको नेशनल कंसेंसस करना पड़ेगा, वरना इस तरह नहीं ये मुल्क चलता। सिंध के अंदर बंदा हुआ बैठा के बंदा कहता है कि मैं, अपोजिशन ने तो 3 साल पहले कहा था कि हम वो करते हैं माशी। उस्मान साहब यही से कह रहा हूं कि इससे फेल प्रोजेक्ट। अब यानी आपकी यानी 400 जंक ऑफ द पीपल जिनको 10% अवाम की अक्सरियत वोट हासिल था, उन्होंने मिलकर 18th अमेंडमेंट लेके आए। सिंध में बंदा बैठा हुआ कहता है मैं पंजाब का अलामा इकबाल नहीं पढ़ता हूं, पंजाब में बैठा पता मैं शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई नहीं पढ़ता हूं, वो कहता है मैं रहमान बाबा नहीं पढ़ता हूं। वो कहता है यार आपने मुल्क चलाना है कि जहां आपने 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स लानी है। आपने एनएफसी की सूरत हाल ये है कि आपने, अच्छा ऊपर से मिनी बजट भी आ रहा है, वो अब आ रहा है, मिनी बजट भी आ रहा है। अच्छा मिनी बजट देखिए, अब अंदाजा करें, खान साहब मैं आज वही फाइनेंस वालों से बात कर रहा था, मैंने कहा तुम लोग खान साहब को ये क्यों नहीं आइडिया देते कि ये सारा कुछ टैक्सेस लगते रहते हैं, पूरा साल लगते रहते हैं, हमेशा लगते हैं, ये मिनी बजट खास तौर पे नाम लेके जलील होने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, उन्होंने करवाना है जलील। अब क्या चले जी, अब देखते हैं अवाम का क्या हाल होता है, इस मिनी बजट में क्या मुश्किलात नई अवाम के लिए आ रही हैं, देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में भारत में मसीही बरादरी के साथ रवा रखे जाने वाले मज़ालिम का जिक्र किया और न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट थी उसका भी हवाला दिया, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मदर टेरेसा फाउंडेशन, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी भारत में गुजारी और फलाई कामों में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की, उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए और बहुत बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी अपना सरमाया लेके भारत से जा रही है कि किसी भी वक्त उनके भी अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। मोदी हुकूमत की इन वारदातों के ऊपर और ये सब क्या कहेंगे आपके? कल भी पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी, मेरा ख्याल है इन्हीं चीज़ों का हवाला उस अखबार ने भी दिया। और मदर टेरेसा फाउंडेशन कितना बड़ा काम वहाँ पे कर रही थी और मतलब नोबेल सारा इनाम याफ्ता, और उसके बाद ऐसा करना, लेकिन एक ऐसी शख्सियात उनके इदारों के साथ। ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि $4 बिलियन जो है वो वहाँ से गायब हो गए। उस्मान साहब, इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। बुश ने तकरीर की थी, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकॉनमी। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जानें। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाज़ा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं हम, मोदी को बकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया गया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए, और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो कोई, इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल का होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। जब आप हार्ड लाइन इख्तियार करते हैं तो आप उससे पीछे नहीं आ सकते। अब हुआ यह है कि आज वो हार्ड लाइन इस लेवल की हो गई है कि अब मोदी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। अगर वो चाहे कि तुम चुप करो, तुम कौन होते हो? हमने तो गिरवी कपड़े पहने। देखें, ये जो हरिद्वार का मेला हुआ है, ये पुरअमन तरीन मेला होता था दुनिया का। 1920 में पहली दफा जो शुद्धि और संगठन के लोगों ने मिलकर हथियार उठाए थे कलकत्ता के मेले में, और वो खामोश रह गए थे। बात उन्होंने कहा तलवारें, किरपाने, ये वो। लेकिन जहां तो मुकम्मल हथियार बंद गए हैं वो लोग वहां पर हरिद्वार के मेले में, और डेली तकरीरें हुई हैं, एक दिन ही डेली तकरीरें हुई हैं कि अब हमने मरना भी है और हमने मारना भी है, और हम मारना ज्यादा है, हमने मरना। अच्छा, इसी इशू पे पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने इंडियन सफीर को तलब किया और इन्हीं इश्यूज के ऊपर उनको याददाश्त दिए कि जनाब आप लोग कर क्या रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे इन लोग? लेकिन नहीं, रुक नहीं सकता। मैंने कहा ना कि देखें स्पाई साहबा और स्पाई मोहम्मद बनी थे हमारे। जब लेवल ये हो गया कि बड़े बड़े मरने शुरू हो गए, उसका बिल्डर मर चलो, तो इनको फिक्र पड़ गई। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाईचारा। उसने कहा पहले तो मैं भाईचारा नहीं सिखाते थे, अब किधर से भाईचारा आ गया? जब अपने मरने शुरू हुए तो भाईचारा आ गया, जब अपने लोग
तो वो गर्दन पे बैठ जाते हैं। इस वक्त मोदी के अनुसार लोगों की गर्दन पे बैठ के हुए। अब देखें ये जो 4 बिलियन क्यों होगा क्या, जब ये सूरत बनेगी तो इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी। जब इंडियन इकॉनमी डिफ्यूज होनी शुरू होगी तो इंडिया जो है वो कहते हैं पली हुई गाय है, वो इतनी आसानी से मरता तो नहीं। इंडिया को अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीज़ें चाहिए, मदद चाहिए होगी। वो कहाँ से आएगी? अमेरिका से आएगी। वो कहाँ से आएगी? यूरोप से आएगी। वो कहाँ से आएगी? इसराइल से आएगी। इंटरनल सिक्योरिटी बिल्ट अप के लिए सारा, फिर आपको एक्सटर्नल थ्रेट चाइना भी है, इंडिया भी है। फिर होगा ये कि आप उस, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का थ्रेट जो है उसके बगैर तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का एक डूम स्टेज है बहुत नज़दीक आ चुका है, जहाँ आपको देखिए क्रिश्चियनिटी जो है ये बरसगीर अगरचे को उन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर बहुत कुछ किया, लेकिन बजाते खुद सबसे पीसफुल कम्युनिटी रही। पारसी और ईसाई जो थे, आप अंदाजा करें, इसमें मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने आके देखा कि एक मिशनरी हॉस्पिटल था जिसमें लेपर्स का इलाज होता था, ये जो कोड़ी होते हैं, और साथ साथ आम लोगों का भी, जैसे हमारे यहाँ भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है ये जो लाहौर वाला। तो उन्होंने आके जो है उसके बाद उसके दवाइयाँ उठाई और दवाइयाँ उठा के ले गए बाहर, और कहते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं ये जो है बेसिकली आप लोगों को जो देते हो इसमें तुमने ये मिलाया हुआ है, ये मिलाया हुआ है, ताकि लोगों की याददाश्त जो है वो ख़राब है, कन्वर्शन हो। आप अंदाज़ा करें उनको पकड़ा किस पे? कन्वर्शन लॉ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें मजहब की तब्दीली के ऊपर पाबंदी है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है, यानी 70% रियासतों में मजहब पे तब्दीली पर पाबंदी है। भाई केरला के 1-2 रियासतें और रहेगी, बाकी सब और दुनिया का कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वाला बंदा नहीं बोलता कि ये तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में शामिल है। चलो मुसलमान तो मुर्तद के मामले में उनका अपना रिलीजियस स्टैंस है, लेकिन बाकी दुनिया के लोग तो कहते हैं कि मतलब, और फिर ये कन्वर्शन पे वहां नहीं रुकते, ये कहते हैं वी विल गेट हिम बैक, हम वापस लेके जाएंगे, घर वापसी की तहरीक जिसको कहते हैं वो लेके जाएंगे। सर मसला ये है उस्मान साहब, ये न सिर्फ भारत, वो भारत को चीन के साथ लड़ा के इस पूरे खित्ते की इकानमी को वापस एक उस सतह पे लेके आना चाहते हैं जैसे उन्होंने जर्मनी के साथ किया। सही। आपको पता है जर्मनी ने 50 साल तक तावानी जंग अदा किया, 50 साल तक सिर्फ उसको जो है उनको उसको फ्यूज किया, उसको उठाया, उसको चलाया। 1925 में उन्होंने तावानी जंग दिया था। हिटलर जो है उसने एक ही नारा लगाया था, हम तावानी जंग नहीं देंगे, हम इनके साथ लड़ेंगे, और ये तो कोई चीज़ नहीं, जर्मन तो पता नहीं क्या रेस है। यूनिवर्सिटीज तहकीकात किया करती थी दो चीज़ों के ऊपर, जर्मन रेस क्या है और सेमाइट्स जो कि यहूदी क्या चीज़ है। और उसके ऊपर जो आपको भी फिल्म आपको देखने का मौका मिले, 25th आवर, एंथनी क्वीन है उसके अंदर। एंथनी क्वीन को पकड़ के ले जाते हैं और उसके ऊपर जीनोलॉजिकल स्टडी कर रहे होते हैं कि इसका नाक कैसा है, इसका ये कैसा है, और ये नाक एरियंस है, ये नाक ज्यूश है, पाँव जो कैसे हैं, फ्लैट फुट। इस तरह की बाकायदा लोगों को कहानियाँ सुनाई गई थी कि तुम चूंकि बुनियादी तौर पर ये तुम्हारे अंदर जीन है, तुम बहुत वो लड़ पड़े। अच्छा, मैं तो ये सवाल मेरा यहाँ पे है, जब इस किस्म की पॉलिसीज भारत में जारी रहेंगी तो जो यूरोप है खास तौर पर उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए कि जनाब आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन तक को नहीं छोड़ा। जो बंदा ये कहता है कि यूरोप सेकुलर है, आज कली खुल गई कि यूरोप इज क्रिश्चियन। 2.25 सफ़े की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, कभी किसी मुसलमानों पर रिपोर्ट आई है? और उसके अंदर को कत्ल वतल के सूरत नहीं आई। अभी सिर्फ मुक्के शुक्के लगे हैं पादरियों को, और उनके बच्चों को मारा है, उन औरतों को थप्पड़ मारा है, उनके चर्चों को, अभी लोग मरे नहीं हैं। कश्मीर के हवाले से भी बड़ा इस साल खास तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया का बजाते खुद चेहरा ऐसा होता जा रहा है। और वो वाकई आपको मैं बताया था कि उन्होंने इंडियन इकॉनमी को मुकम्मल था, उनको वो ये चाहते हैं कि इंडिया शुड रिमेन एज अ मार्केट, बट इंडिया शुड नॉट रिमेन एज एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ये नहीं हो सकता। इंडिया को हम चीजें बेच सकते हैं, इंडिया दुनिया को चीजें नहीं बेच सकता। इसलिए बांग्लादेश को यूं ऐसे बाजगुजार रियासत रहे हमारी, बस हम हमारे लिए मार्केट रहे, हम उसको चीजें बेचें। लेकिन ये नहीं होता। अब देखिए कैंसर की जो मेन दवा उन्होंने ईजाद की थी, उन्होंने मार्केट नहीं होने दी। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं जो सॉल्ट है उसका मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। आप ये फलां दुकान, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग पे था, ये चाइना से खरीदते हैं
मतलब क्लोरोफेनिकल खरीदा, वो $5 पर किलो खरीद लिया, या वो 100 से खरीद लिया, इंडिया से खरीद लिया, सही है। वो फायदा का जब बाकी कंपनी किसी भी, वो सिर्फ ज्यूरिच के एयरपोर्ट को टच करता है जहाज, वही जहाज रीरूट होता है और पाकिस्तान आ गया, वो $5 के बजाय $500 पर केजी हो जाता है। ये है असल में वो जो पेटेंट का तस्वर जो बनाया, ये जो बेसिकली जो बनाया था उन्होंने, ट्रिप्स बनाया था या WTO बनाया था, ये तो बनाया इसलिए था कि चंद लोगों की मोनोपोली हो जाए। अब देखिए, हल्दी उनका है, हल्दी हमारा है, पेटेंट किसने किया हुआ? यूरोप ने। अब आप हल्दी उगाएंगे, लेकिन चूंकि पेटेंट उसने पहले जाके करवा लिया है टर्मेरिक को, आप नहीं बेच सकते हो। हालांकि इंग्लैंड में हल्दी तस्वर नहीं होती कि उगाई जा सके, लेकिन चूंकि हल्दी ऐसी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, और उसको उन्होंने नहीं कराने दी। जैसे हम पाकिस्तान के साथ बासमती, इंडिया ने करवाया, हमारा बासमती चावल हमने उगता है, वो हम उसको भेजते हैं दुबई में जाके, वो दुबई में जाके वो इंडिया की मोहर लगी हुई होती है, वो चावल पाकिस्तानी। तो ये असल में इसमें ट्रेड की ऐसी मोनोपोली का सिस्टम, ये मुझे लगता वही है कि इंडिया की अब जो है ना, वो अखीर, वो जो रसूल अकरम से हदीस है ना कि आप हिंद के बादशाहों को पकड़ के ये वापस 560 रियासतों में तकसीम हो जाएगा, छोटी छोटी, क्योंकि जहाँ जितनी उसकी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चली हुई है, जिस तरह का ये गंद हो रहा है, जिस तरह ये यहाँ से सरमाया निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में गुर्बत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इंडिया मजीद गरीब होना अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप सोचें कि 65% लोगों उसकी सिक्योरिटी भी माशी सूरत हाल से जुड़ी हुई है, ज्यादा जुड़ी हुई है उसका मसला बहुत, इसलिए कि वहाँ 1 अरब 20 करोड़ लोग, हाँ, और 1 अरब 20 करोड़ में से चंद करोड़ होंगे कि जो सुख का सांस लेते हैं। इतनी बाकी तो सड़कों पर फुटपाथों पर सोने वालों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनके गांव के अंदर। आप देखें, एक मैं बताऊं, मैं ट्रेवल कर रहा था उससे उड़ीसा से, वहाँ उड़ीसा के इलाके में, ये जो बिहार से उड़ीसा, रास्ते में 15 साल की 10 साल की लड़कियां लालटेन लेके खड़ी होती। गुर्बत का ये हाल है, जिस्म फरोशी का ये लेवल। चले देखते हैं जी क्या होता है, ये आलमी बरादरी किस तरीके से इसका नोटिस लेती है इन हालात का जो भारत में जारी है। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे राना शमीम केस का कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। हमने काफ़ी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना, आप यकीन रखें। ये जो आपने देखा ना, यार सादक ने कहा कि वापस आ गए, अगलों को जाती उमरा वालों का तो दिल ही बैठ गया कि यार सादक साहब क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने खुद कभी वापस नहीं आना। मैं उसको वक्त भी कह रहा था इनको बाहर ना जाने दें, इन्होंने वापस नहीं आना। मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, इन्होंने खुद वापस नहीं आना, इनको हम नहीं लेके आना। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत वापस लाएगी। इसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन राना शमीम केस की भी बात करेंगे। लंदन से हमें ज्वाइन किया इरफान हाशमी ने, जिनकी खबर के चर्चे हैं और उस पर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहस हुई है। पहले इसी सवाल का जवाब इरफान से ले लेते हैं कि इरफान, क्या कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान कर रही है मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए? क्या कुछ संजीदा कोशिश होती हुई नज़र आ रही है आपको कि वहाँ का जो हाई कमीशन जो है एक्टिव हुआ हो, कि यहाँ से कोई खुसूसी नुमाइंदा वहाँ की हुकूमत से राब्ते में हो? इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटस है क्या? बहुत शुक्रिया सर। पहली बात यह कि हुकूमत पाकिस्तान सर आज की कोशिश तो नहीं कर रही। काफी जब से नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है उस वक्त से कोशिश की जा रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, जो मुआहदे हैं बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान उनका जिक्र रहा। फिर जो जितने भी लोगों से जिस लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बात, जो चर्चे होते रहे, खबरें लगती रही, ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना ना इस तरह मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। पहले तो हमें अपने मुआहदों को देखना होगा जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान है, वो अलाउ नहीं करते। पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये, नवाज शरीफ साहब का स्टेटस सर, उनका जब वो यहाँ पर आए थे और उनका जो वीजा है वो विजिट वीजा है। जब आप बरतानिया में विजिट वीजे पर आते हैं, वो लोग जो बरतानिया ट्रैवल करते रहते हैं या जो बाहर हैं वो जानते हैं कि आपको 180 डेज के अंदर रिवर्ट बैक करना है, यानी बरतानिया को छोड़ना है। अच्छा, अब ये 180 डेज के अंदर ये भी नहीं होता कि आपने 180 दिन पूरे करने हैं। वहां पे आपको जब आप दोबारा एंटर होंगे बरतानिया छोड़ने के बाद, ये सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर बॉर्डर पर यानी एयरपोर्ट पर जरूर करता है कि भाई ये 180 दिन तुमने पूरे क्यों अवेल किए, क्या करते रहे 6 महीने, तुम्हारे पास पैसे कितने, वगैरह वगैरह सवाल किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान नवाज शरीफ साहब को मुतादिद एक्सटेंशन मिली,
यहाँ की हुकूमत ने सबको दी थी कि बीमारी है जी, जो स्पेशली जो बीमार है वो रह सकता है, जो लोग वैसे ही फंस गए लॉकडाउन के अंदर उनको भी कहा कि ठीक है हम एक्सटेंड कर देते हैं, आप ना जाए बरतानिया छोड़कर, और जो 180 डेज का की जो शिक है वो आप पे अप्लाई नहीं होगी। ये सब कुछ अवेल कर चुके हैं। ये फिर जब लास्ट एक्सटेंशन के लिए गए होम ऑफिस के पास, उन्होंने कहा कि आपने बरतानिया क्यों नहीं छोड़ा। वो ये कहते हैं मैं बीमार हूँ जनाब, मैं नहीं जा सकता। जो हमारे तक इतलात है ना, जो ग्राउंड जो नजर भी आ रही है कि ये ग्राउंड ली होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है। और उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, रास्ते खुल गए हैं, यहाँ से जाएं फिर वापस आए। अब प्रॉब्लम ये है नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट। अब पासपोर्ट अगर है नहीं, एक्सपायर है, जो भी उसकी सिचुएशन है, उस पर आप बरतानिया छोड़ तो सकते हैं, यानी पाकिस्तान ही जाएंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। और अगर आप बाहर चले भी गए तो आप वापस कैसे आएंगे? आपको वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। और फिर नवाज शरीफ साहब की अब जो दरखास्त ट्राइब्यूनल के अंदर है, वहां पे इस चीज को चैलेंज किया जाएगा। और जो इतलात हैं, अब ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं पर ऐसी दरखास्त पैरेलल डाली गई है तो ये वही शख्स कंफर्म कर सकता है जिसने ये दरखास्त डाली है कि क्या कहीं असाइलम और प्लस ये जो दरखास्त एफिडेविट वाला मामला है उसको बुनियाद बनाकर कहा हो कि पाकिस्तान में तो देखें जी मेरे पे पॉलिटिकल विच हंटिंग और बाकी मामला। इरफान, एक तो ईयू की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी सूरत ये है कि किसी ऐसे बंदे को ऐसे मुल्क में हवाले नहीं किया जा सकता जहां उसको ये खतरा हो कि उसकी जान चली जाएगी या उसको विक्टिमाइज किया जाएगा। ये तो एक उनका ईयू का तो है, लेकिन चूंकि बरतानिया उतना नहीं मानता। लेकिन असल मसला ये नुसरत शहबाज का जो केस है, ये जो निकली हैं वहाँ से और कतर पहुँच गई हैं, और वो भी एक मामला तो ऐसा है कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का मसला था। नहीं सर, मेरी इतलात कुछ और है। मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है। नुसरत बेगम जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो गई थी अपनी बेटी के पास, और अब वो कतर में सेटल हो गई। और रिसेंटली जो खबरें आती रही हैं, सलमान शहबाज अलॉन्ग विद हिज फैमिली, वो छुट्टियां, चूंकि यहाँ पे क्रिसमस हॉलीडेज थी, उसको ऑब्वियसली गुजारने के लिए वो वहां पर गए। तो बाज दफा शायद लोगों ने जो बात यहाँ से की थी कि छापा पड़ा, टाइम दिया गया, मेरी बहुत ही करीबी जराए नून लीग के कंफर्म करते हैं फर्स्ट वीक। इतना कंफर्म नहीं हो सकता, लोग कहते हैं अगर छापा पड़ा था इमिग्रेशन का तो फिर उसको बाकायदा रिपोर्ट होना चाहिए था, इस तरह कोई तस्वीर हो, कोई वाहिद मौजूद हो। लेकिन फर्स्ट वीक ये मुझे कंफर्म है और मेरे पास पूरे इसकी जो है कंफर्मेशन मौजूद है। बहुत ही करीबी जराए हैं जिन्होंने इसको कंफर्म किया फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। नुसरत बेगम यहाँ से चली गई। अच्छा चले, ये तो वो दूसरा मसला हो गया। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज राना शमीम साहब ने ये कहा है कि जनाब जब ये वो तस्दीक कर रहे थे या जब एफिडेविट लिखा जा रहा था तो उस वक्त उनके पास और कोई नहीं था। तो जो आपने स्टोरी दी कि जी नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर ये सारा कुछ करवाया, तो ये कहानी किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? सारा मुद्दा तो आप पर आ रहा है इरफान। नहीं, मेरे पे नहीं आ रहा सर, इन लोगों पे खुद आ रहा है। और वर्डिंग्स उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेस जहां पे इसको साइन किया गया, खबर के अंदर 3 पॉइंट्स को मैंने रेस किया है एविडेंस की रोशनी के अंदर। और वो क्या थे, कहाँ, उन्होंने कहा मार्बल आर्ट्स, और किस तरह का माहौल था, बहुत करीब थे एक दूसरे के। उन्होंने बताया कि जो एविडेंस में है कि जनाब बड़े कुजी माहौल में, यानी दोस्ताना माहौल में बैठे हुए थे। और फिर ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी की बात सुनी, मेरा वर्ड आपके हवाले से और आपकी बात मेरे हवाले से, ऐसा नहीं है। ये सर एविडेंसेस है जो खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये एविडेंस काफी दिनों से बात चल रही है, आप भी डाइवल्ज नहीं कर रहे इसके ऊपर। ये एविडेंस किस नौइयत के हैं? कोई बायरास इंटरव्यू है या अच्छा? आई टोटली रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग इज कि हर बंदा सर ये जानना चाह रहा है कि आई टोटली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन सर इंपॉर्टेंट इसमें क्या ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारे सोर्सेस, उनकी जिंदगी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी स्पेशली इन लंदन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पे सर इतना प्रेशर है पिछले 3 दिनों के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकायदा ट्रोलिंग की जा रही है, बाकायदा ट्विटर के ऊपर जो है वो बताया जा रहा है, मेरे लिंक साबित किए जा रहे हैं। हालांकि दैट इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें किसी को कोई चीज पसंद आएगी, किसी को कुछ पसंद नहीं आएगा। अभी तक एक छोटा सा मेरा सवाल है, किसी ने चार्ल्स गद्दी को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? हसन को क्यों कन्फ्रंट नहीं किया? आशी को क्यों कन्फ्रंट नहीं किया? पूछा क्यों नहीं किसी ने? और ये सिर्फ किसी खास बंदे से क्यों बात करते हैं? मैंने जब कन्फ्रंट करने की कोशिश की और मैं वहां पर गया
और बात की चार्ल्स गद्री से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको टाइम देता हूं, फिर टाइम लेकर वो गायब हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा और इरफान, फिर important बात ये कि जी 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 फिर सवाल उन्होंने किया, रिपोर्टर जो है लंदन से मुर्तजा शाह ने सवाल किया और आगे से जो अखबार में खबर लगी उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो सर पीछे फिर क्या रह जाता है? अब आप इसकी जो लीगल हैसियत है उसको भी देख लें। जब ये तासुर मिले, जो एविडेंस सजेस्ट करता है कि इर्द गिर्द लोगों की के हवाले से ये तासुर मिला कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मसला ये है, वो ये कहते हैं कि अकेले थे कमरे में और कोई नहीं था, मुकम्मल होश आवास में बगैर किसी दबाव के। तो सर फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट, और हर जर्नलिस्ट का ये फर्ज बनता है वो पूछे, नॉट फॉर द सेक ऑफ हाउस ऑफ शरीफ और एनीबॉडी एल्स, ये खबर के हवाले से कि भाई एविडेंस जो हमारे सामने मौजूद है, जिसे रिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान में नहीं किया गया। पाकिस्तान में से ये रिपोर्ट होता तो शायद लोगों ने कहना था कि जनाब ये फलां ने खबर लगवाई, फलां के कहने पर लगवाई, ये हुआ। लेकिन यहाँ तो सर अदालत यहाँ पे मुझे कहे, इरफान आपने ये बात कही है एक लॉयर के बारे में, नोटरी पब्लिक के बारे में, क्या आप इसको साबित कर सकते हैं? मैं कहूंगा जी ये मेरा डिफेंस है, मैं फाइल कर देता हूँ, ये आप चेक कर लें इसे। पाकिस्तान में भी कहेंगे मैं हाजिर हूँ। अच्छा इरफान, दो चीजें यहाँ पर आपसे पूछूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि क्या ये अटर, अगर आपकी बात सही है तो ये इंतहा की बेवकूफ़ी नहीं है कि एक नोटरी पब्लिक को अपने दफ्तर में बुलाया जाए और वहाँ इतने सारे लोग हों, जैसे आपने कहा कि कैका और बहुत खुश थे और मुझे लग रहा था कि जैसे नवाज शरीफ को बहुत बड़ी चीज़ मिली। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो इंतहा की बेवकूफ़ी है, या वो समझ रहे थे बहुत सिक्योर हैं। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि वहाँ पर ये नोटरी पब्लिक ये साइन होने से बीइंग ए पर्सन इन्वॉल्व कि उसका केस चल रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी कैसे बन जाएगी? इस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सवालात उठाए गए मोअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से भी, और उन सवालात की रोशनी में मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की है कि आपने क्या जरूरत पड़ी थी कि आप पाकिस्तान से उठते हैं, लंदन चले गए और वहां पे इसको जमा करवाया। फिर उसी अदालत के बारे में कहा गया, 2 लोगों के नाम उसमें लिए गए। अब वो 2 लोग कौन से हैं, वो अल्टीमेट उसके बेनिफिशियरी बन जाते हैं। फिर अहमद अभी मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये इनके ऊपर है, अगर ये फायदा हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग जिन्होंने इसको दिया, जो उनकी टीम में है, राना शमीम साहब की जो उनके बरखुरदार है, वो भी ये बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी सर ये बनती है, बेनिफिशियरीज कौन है, किन हालात में दिया गया, क्या फायदा होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नोटरी पब्लिक को अगर ये पता था कि ये किसी को बहुत फायदा दे सकती है, तो आई थिंक कि उसकी भी कोई लीगल जो जिम्मेदारियां हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि आप लोग आपके इर्द मौजूद हैं और जो सजेस्ट करता है एविडेंस और आपने इसे साइन करवा लिया, वहां पे पूछा जाता है कि आप दबाव में नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी। चलो इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से इस मसले को समझाया भी है। हमारे नाजरीन को उम्मीद है उनको समझ आएगी होगी कि मामला हुआ क्या और है क्या और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। केस अदालत में है और जो फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान किया गया इस केस के हवाले से 7 जनवरी को, अंसार अब्बासी साहब और बाकी जितने लोग हैं, देखते हैं इस केस का क्या होता है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।